हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी बुक्स की और उसी सीरीज़ में हमारे 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। मेनली हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम breathing, because sometimes students are confused between respiration and breathing, but actually they are different from each other. And in this chapter मैं आपको यही कोशिश करूँगी कि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं बूझो की, जिसमें बूझो क्या कह रहा है। जो बूझो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है। जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स 1 साल के बाद टाउन आ रहे हैं। ही वॉज इन रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पे उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत ही जल्दी में था, इसीलिए जल्दी में वो बहुत तेज़ भाग कर बस स्टॉप पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। तो फिर अगर वो भाग कर गया है तो जो उसकी ब्रीदिंग है, मतलब वो बहुत ही जल्दी जल्दी सांस ऊपर नीचे ले रहा है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उससे क्या कहती हैं कि तुम इतनी तेज़ तेज़ सांसें क्यों ले रहे हो। तो बूझो ने अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी को कहा कि वो भाग कर आया है, इसीलिए वो जो उसकी सांसें हैं सो फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी है। पर ये जो क्वेश्चन था जो उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो उसकी जो सांसें हैं इतनी तेज़ तेज़ क्यों चल रही है, ये उसके माइंड में स्टक कर गई। द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारी ब्रीदिंग जो है दौड़ने पर तेज़ हो गई, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ब्रीद आखिर करते ही क्यों हैं। बेसिकली जो ब्रीदिंग है ना, ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है और ब्रीदिंग इस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वाई डू वी रेस्पायर, कि हम रेस्पिरेशन करते ही क्यों हैं। इन चैप्टर 2 you have learned that all organisms are made of small microscopic units called cells। जब हमने चैप्टर 2 किया था तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बॉक्स सा बना रहता है उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे किससे बने रहते हैं? सेल से बनते हैं। और ये जो सेल होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का। मीन्स छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी रहती है और ये जो सेल होते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। जो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, हर सेल होते हैं, वो उनका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि किसी का न्यूट्रिशन का, किसी का न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट का, किसी का वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करने का। और जब 2 सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मीन्स हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग क्या है? फंक्शन है। टू परफॉर्म थीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। अब ये जो फंक्शन सेल कर रहा है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन, आखिर ये चीज़ें सेल करेगा कैसे? जब उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। इवन कि जब हम सो रहे हैं, खा रहे हैं या फिर बैठकर बुक्स भी रीड कर रहे हैं, उन सब कामों के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? अब देखो, अब आपको समझ आया कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमें बार बार कहते रहते हैं कि जो फूड है वो हमें रेगुलरली खाना चाहिए। क्योंकि फूड में ही क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो फूड में एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज़ कब होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तब फूड में स्टोर एनर्जी रिलीज़ होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food। तो इसका क्वेश्चन का मतलब आंसर हमें मिल गया ना कि हम आखिर रेस्पायर करते ही क्यों हैं? ताकि हमें
एनर्जी मिल सके जो किस में प्रेजेंट है, फूड में प्रेजेंट है। अब ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है फूड में से, वो देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को ब्रीथ करते हैं। और हम कैसी एयर को ब्रीथ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन होता है। मीन्स कि हम ब्रीदिंग में अंदर क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जो एयर को हम ब्रीद करते हैं इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जब हमने एयर को ब्रीद किया तो फिर ब्रीद करने पे क्या हुआ, वो जो एयर थी और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन था वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट मिलके किससे बना है, सेल से। तो मीन्स अल्टीमेटली वो हर एक सेल तक भी पहुंचता है। और इन सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमने एयर को ब्रीद किया है उसमें क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। और वही ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है जिसको हमने ब्रीद किया है वही हेल्प कर रही है फूड को ब्रेक डाउन करने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है फूड, ये सेल में। और ब्रेक होने से मिल क्या रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के सेल्स में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है क्योंकि उसी में ही एनर्जी है फूड की फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब देखो जब ये ब्रेक होगा तभी तो हमारी बॉडी को, यहाँ से हमें दिख रहा है ना, एनर्जी मिलेगी। इसीलिए ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। वही यहाँ पे लिखा है, इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। किस फॉर्म में ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में ब्रेक हुआ और एनर्जी भी रिलीज हुई। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब भी ब्रेक डाउन हो फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और जब कभी फूड ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस है, अगर एब्सेंट रहे ऑक्सीजन और फिर भी फूड की ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ये तो हमने पहले ही देख लिया। इसी के कारण ही तो जो हम रेस्पायर करते हैं ताकि हमारे फूड में जो एनर्जी स्टोर है वो ब्रेक हो सके और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये हमें पता है कि जो ईस्ट है वो क्या करता है, एयर की एब्सेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। अभी जैसे यहाँ हमने एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की बात करी तो ये आखिर करेगा कौन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रह सके, तभी तो वो फूड को ब्रेक कर सकेगा विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर पाएगा तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है, ईस्ट है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, एयर की एब्सेंस में सर्वाइव कर लेगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ग्लूकोज को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा तो ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे तो दोनों में ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो दोनों में ही रिलीज़ हो रही है। पर जो दोनों में एक अलग चीज़ क्या है, यहाँ पे तो क्या रिलीज़ हो रहा है, वाटर, पर यहाँ पे वाटर की जगह क्या रिलीज़ हो रहा है, अल्कोहल रिलीज़ हो रहा है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में। ठीक है,
तो जो ईस्ट है ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनॉर्बिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड ऑक्सीजन। ये तो हमने देख ही लिया कि एनॉर्बिकली रेस्पायर करती है, मीन्स की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करती है। और ये क्या बनाती है, अल्कोहल बनाती है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है वाइन और बियर बनाने में। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ईस्ट को यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने में, क्योंकि ये क्या यील्ड करती है, अल्कोहल यील्ड करती है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी मसल सेल्स हैं कैन ऑल्सो रेस्पायर एनॉर्बिकली, मीन्स कि जो हमारे मसल सेल्स हैं वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर कर सकती हैं, पर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वैसे तो इनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये एनॉर्बिकली मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कब रेस्पायर करेंगी, जब डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी तो इन्हें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करना पड़ेगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अब ऐसा होता कब है कि जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर चलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। मीन्स कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, पर हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड सप्लाई से वो क्या कर पा रही है, उतनी ही लिमिटेड एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पा रही है। देन तब ही एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है हमारी मसल्स में, ताकि वो एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। क्योंकि ज़्यादा हमने हैवी एक्सरसाइज करी है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर ऑक्सीजन की सप्लाई ही उतनी है कि एनर्जी हमें लिमिटेड मिल पा रही है। तभी ही एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा, मीन्स कि जो ग्लूकोज हमारी मसल्स में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक होगा। तब हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड में ब्रेक होने से हमारे मसल्स को कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। अब ये तो आप सभी को पता है, जब भी कभी ने आपने हैवी एक्सरसाइज करी होगी तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं जब एनॉर्बिकली रेस्पायर करती हैं तो जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, हमने अभी देखा। और ये जो लैक्टिक एसिड है यही ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स ले आ देता है। और इस क्रैम्प्स से हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं, हॉट वाटर बाथ से या फिर मसाज से। पर हॉट वाटर बाथ और मसाज में ऐसा क्या है कि ये क्रैम्प ठीक कर दे रहे हैं। जो हॉट वाटर बाथ है या फिर मसाज है ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन, जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है। इसी के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी मसल्स तक, मतलब अगर हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। अभी यहाँ पे तो क्या था, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई थी, पर अगर हम हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर मसाज करेंगे तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो लैक्टिक एसिड है ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, रेस्पिरेशन की। तो इसमें बेसिकली रेस्पिरेशन में था क्या, इसमें पूरी चीज़ आ जाती है कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं, कैसे रेस्पायर करने के बाद हमारी बॉडी में जो फूड है जिसमें एनर्जी स्टोर है वो ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और कैसे हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। अब ब्रीदिंग के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि बस वही हमें अपना नाक और मुंह दोनों ही बंद करके थोड़ी देर देखना है कि कितनी देर तक हम
अपना नाक और मुंह बंद करके मतलब सांस नहीं लेते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, मतलब कि कितनी देर तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। अगर आप ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे टीचर की प्रेजेंस में ही करना है, किसी सुपरविजन की प्रेजेंस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे अपनी ब्रेथ को होल्ड करके तो आप देखेंगे कि इससे आप ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर ही नहीं सकते अपनी ब्रीदिंग को रोक कर। ब्रीदिंग का मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है कि टेकिंग इन रेयर एयर, मतलब कि हम अपने अंदर एयर लेंगे जो कि जिसमें क्या होगा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा, और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मीन्स कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं या फिर एयर को बाहर छोड़ रहे हैं किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से। वही क्या होता है, मेनली ब्रीदिंग होता है। जो हम एयर अंदर ले रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहिलेशन, और जो हम एयर बाहर छोड़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सहिलेशन। मेनली ये जो ब्रीदिंग है इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही आता है कि हम इनहेल कर रहे हैं और उसके बाद एक्सहेल कर रहे हैं, पर जो रेस्पिरेशन था उसमें हमने पूरा देखा कि कैसे इनहेलेशन के बाद जो फूड था वो ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद हमें पूरी एनर्जी मिली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ब्रीदिंग है ना वो बस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, और रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एक अलग प्रोसेस है। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये जो ब्रीदिंग है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब तक किसी लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की तब तक उसकी जो ब्रीदिंग है वो क्या है, चलती ही रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, मतलब कि एक मिनट में जो पर्सन, कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीद कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट हो जाएगी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली, मतलब कि एक बार हम इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे, दोनों साथ ही नहीं कर लेंगे कि पहले इस साथ ही साथ इनहेल और एक्सहेल, मतलब कि ये क्या है, एक के बाद एक होता रहेगा। द ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, मीन्स कि हम एक ब्रीद को कब काउंट करेंगे कि एक बार हमने सांस ली और फिर सांस छोड़ी, इसी को हम एक ब्रीद मानेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, अगर आप अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपने इनहेलेशन करी और जो एक्सहेलेशन करी है उसको पूरा वन मान के, ये नहीं कि एक को इनहेल मान ले तो दूसरा एक्सहेल हो जाएगा, ये टू ब्रीदिंग काउंट नहीं करनी है, ये वन इनहेल और वन एक्सहेल, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक ब्रीदिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। अब जो ये हम ब्रीदिंग कर रहे हैं क्या ये हमेशा सेम ही रहती है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सेम रहे। अगर हम नॉर्मली बैठे हैं तो जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी, पर अगर हम रन करके आए हैं तो हम खुद ही नोटिस करेंगे जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या है, चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। इसको क्या कर सकते हैं हम, एक ये जो एक्टिविटी दी है उससे भी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि पहले तो हम क्या करना है, नॉर्मली ब्रीद इन और आउट करना है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। उसके बाद फिर क्या करना है, नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। ब्रिस्क वॉक का मतलब कि तेज तेज चलने के बाद अपनी ब्रीदिंग रेट, मतलब कि एक मिनट में कितनी बार ब्रीद कर रहे हो उसको चेक करो, और उसके बाद रनिंग करने के बाद भी अपनी ब्रीदिंग को चेक करो। उसके बाद इसको एक टेबल में लिखो। फिर ये जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि नॉर्मल, जब आप नॉर्मल चले तो कितनी ब्रीदिंग हुई, जब ब्रिस्क वॉक तेज तेज चले तो एक मिनट में कितनी ब्रीदिंग हुई, जब आपने रनिंग करी तो कितनी ब्रीदिंग हुई, और उसके बाद ये सब करने के बाद जब आपने रेस्ट किया तो दोबारा क्या वो हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग थी और रेस्ट वाली ब्रीदिंग थी सेम आई या फिर नहीं। बेसिकली इन्होंने बस यही टेबल कहा है, तो आप इसे
ट्राई कर सकते हैं। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. As a result, more oxygen supplies to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. It means क्या है कि जब भी इस एक्टिविटी से हमें यही पता चला कि जब भी किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अब जैसे रनिंग में क्या है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो फिर जो हमारी ब्रीथ है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर हमारी ब्रीथ फास्ट हो जाएगी तो हमारी बॉडी को, हमारे जो बॉडी की सेल्स है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे फूड की जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा होगी और हमारी बॉडी को एनर्जी भी ज़्यादा मिल पाएगी। इसी डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो यस, यही कारण है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें भूख लग जाती है, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज की तो हमारी जो सेल में प्रेजेंट फूड था वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई। पर सारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे चुका है हमारी बॉडी को, इसी के कारण हमारी बॉडी को फिर हंग्री फील होता है। When you feel drowsy, does your breath rate slow? Does your body receive sufficient energy? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो इससे पहले देखो, जो इन्होंने नोट करने को कहा है टेबल में कि 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं जब रेस्ट पर होते हैं तो वो 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। While we exercise, not only do breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. Means कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज़रूर ब्रीथ फास्ट के साथ साथ जो हमारी सांसें हैं वो भी गहरी गहरी हम लेने लग जाते हैं, इसी के कारण हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने लग जाती है। ओके, तो जो एक्टिविटी 6.3 है इसमें बस इन्होंने यही कहा है कि जो ब्रीदिंग रेट की वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपको इसे नंबर देना है। अब सबसे कम ब्रीदिंग हमारी कब होगी, जब हम सो रहे होंगे। उसके बाद ज़्यादा ब्रीदिंग कब होगी, जब हम आराम से बैठे हैं पर बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी एनर्जी लग रही है। उसके बाद जब हम चल रहे हों तब होगा। उसके बाद जब हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग वगैरह कोई कर रहा है तो उसमें ब्रीदिंग रेट चलने से थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर क्या है, जब कोई सीढ़ी वगैरह चढ़ रहा है तो ये क्या है, फोर्थ में क्या है, वो अपनी ही एक जगह पे बैठी है, पर फिफ्थ वाले में वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो मीन्स कि इसकी ब्रीदिंग रेट थोड़ी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट कब होगा, जब यहाँ पे क्या इसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत तेज़ चल रही है, मीन्स रनिंग कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तब इसकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, कैन यू से इन दिस विच, वही है, उन्होंने यही कहा है कि इस एक्टिविटी में स्लोवेस्ट और किस में वो फास्टेस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे कौन था ये, तो ये क्या होगा, स्लोवेस्ट हमारी ब्रीदिंग रेट होगी, और इसमें जिसमें ये दौड़ रही है वो क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट ब्रीदिंग रेट हो जाएगी। उसके बाद हमने उसको असाइन तो कर ही दिया है। तो यहाँ तक मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक अच्छे से पूरा टॉपिक समझ आ गया हो कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है कैसे ये एक दूसरे से अलग है। बेसिकली तो यही है कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, पर जो रेस्पायर है उसमें पूरी चीज़ आ जाती है कि कैसे जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसके बीच में जो फूड है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इन दोनों क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या गया है कि जब भी हम सुस्त वगैरह फील करते हैं तो हमारी क्या ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है। अगर हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो होती है तो उस टाइम में कैसे हमारी बॉडी सफिशेंट ऑक्सीजन मिलता है, कैसे हमारी बॉडी को। और यहाँ पे पहेली क्या कह रही है कि जब भी हम स्लीपी और सुस्त महसूस करते हैं तो हमें यार्न मीन्स उबासी क्यों आती है। तो इन दोनों का आंसर यही है कि देखो, जब भी हम सुस्त फील करेंगे
तो हमारी ब्रीदिंग रेट तो स्लो हो जाएगी। इसे आप कभी भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जब भी आप सुस्त वगैरह या स्लीपी महसूस कर रहे हो तो हमारी जो पर मिनट ब्रीथ करने का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। पर उस टाइम में हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो इसीलिए हमें क्या आती है, यार्न आती है जब भी हम स्लीपी या ड्राउजी फील करते हैं, ताकि उस टाइम भी हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मीन्स कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो फिर वो कैसे हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। नॉर्मली वी टेक इन एयर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एयर को नोज़ के थ्रू अंदर ले जाते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं एयर को, इट पास थ्रू नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल से होते हुए नसल कैविटी में जाती है, और नसल कैविटी से ये जो एयर है कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है। कहाँ? थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप की हेल्प से जो एयर है नसल कैविटी से होते हुए लंग में जाती है। लंग कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी में। और ये जो चेस्ट कैविटी है सराउंडेड होती है बाय रिब्स ऑन द साइड। मीन्स कि वो साइड से रिब्स से सराउंडेड होती है। और एक लार्ज मस्कुलर शीट जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रागम, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में एक फ्लोर की तरह एक्ट करती है डायफ्रागम। ठीक है, जब ब्रीदिंग हम करते हैं तो उसमें किसकी किसकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है? डायफ्रागम और रिब केज की। अब इसमें हम इस फिगर में अगर देखें तो क्या होता है, नोज से होते हुए, नसल कैविटी से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए जो एयर है कहाँ पर आ जाती है? हमारे लंग्स में। और ये जो दिख रहे हैं हमें रिब्स, रिब केज, इसी में हमारा क्या है, लंग्स है। और ये जो फ्लोर का काम कौन कर रहा है? डायफ्रागम। अब असल में होता क्या है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो हमारी लंग होती है क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। इसे आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपकी चेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है कि जब हमने एयर इनहेल की तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, और ये जो डायफ्रागम है वो क्या हो जाता है? डाउनवर्ड मूव करता है। क्योंकि जो एयर है कैसे आ रही है? ऊपर से नीचे, तो ये डायफ्रागम को भी कहाँ कर देगी? नीचे कर देगी। तो हमारे चेस्ट में काफ़ी जगह हो जाएगी। मीन्स ये भी इस तरफ हो गया है, ये भी नीचे हो गया, तो चेस्ट में बहुत जगह आ जाती है, जिसके कारण जो हम ब्रीथ करते हैं एयर को वो हमारे लंग्स में स्टोर हो जाती है। ये तो हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, एयर बाहर की तरफ जाएगी, तो जो रिब्स होंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो डायफ्रागम होगा वो भी दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मीन्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब यही उन्होंने वहाँ मैकेनिज़्म में लिखा हुआ है। देखो, जब इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स कैसे मूव हुई, अप एंड आउटवर्ड, कि जब रिब्स ऊपर मूव हुई तो वो कैसे रिब्स मूव हो गई, आउटवर्ड भी मूव हो गई। और जो डायफ्रागम था वो कैसे मूव हो गया, डाउनवर्ड। तो मीन्स कि असल में हुआ क्या कि डायफ्रागम नीचे मूव हो गया जब हमने एयर को इनहेल किया तब। ठीक है, एयर को इनहेल किया, डायफ्रागम नीचे गया, और जो रिब्स हैं हमारे चेस्ट में जिसमें लंग्स है वो क्या मूव हो गया, आउटवर्ड हो गया। दिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट से क्या हुआ, इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स। अब मैंने बोला ना ज़्यादा जगह मिल जाएगी, तो इस मूवमेंट से हमारे लंग्स में एयर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई, और जो लंग है फिल हो गया एयर से। ठीक है, और इसी के उल्ट एक्सेलेशन में क्या हो रहा था, जो रिब मूव हुआ डाउनवर्ड, मतलब जो रिब्स थे वो दोबारा अंदर की तरफ आ गए टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और इससे उसका साइज चेस्ट कैविटी का रिड्यूस हो गया, और जो एयर थी वो पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी ईजिली,
ये जो मूवमेंट है हमारी बॉडी की, ये हम इजीली फेल्ट कर सकते हैं कि अगर हम डीप ब्रेथ लें और अपने पाम को अपने एब्डोमेन पे रखें तो हम इस मूवमेंट को बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और आगे इन्होंने यही कहा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करके चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन भी करा सकते हैं। मीन्स कि वही इन्होंने यहाँ पे क्या, इस जो टेबल 6.2 है वही इन्होंने कहा हुआ है कि क्लासमेट्स के नेम लिखो। जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर तो हमारी चेस्ट का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। और जब हम एयर को एक्सहेल कर देंगे तब भी चेस्ट का साइज़ लेना है, तब हमारी चेस्ट का साइज़ क्या होगा, कम होगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेके हम ये जो कंपटीशन है ये क्लास में करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो स्मोकिंग होता है वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है और इसी से हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसीलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो एयर है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसी में ये ट्रैप हो जाते हैं। और जब कभी ये एयर हमारी मतलब नोज़ से अंदर चले जाते हैं, जब हम माउथ वगैरह से सांस लेते हैं, इसीलिए हमें मना किया जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नोज़ में तो हेयर है, तो वो हेयर ये जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप कर लेते हैं, पर माउथ में ऐसा नहीं हो पाता। और जब कभी भी ये जो पार्टिकल्स हैं पास कर जाते हैं नसल कैविटी में, तो इसी कारण हमें जो नसल कैविटी है उसमें इरिटेशन फील होने लग जाती है, इसी कारण हमें स्नीज वगैरह आने लग जाती है। स्नीजिंग एक्सपेल these foreign particle from the inhaled air and a dust free clean air enter in body। और जब हमें छींक आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है, जो भी ये फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कि जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जो हमने इनहेल कर लिया था, और फिर हमारी बॉडी के अंदर डस्ट फ्री और क्लीन एयर एंटर हो जाती है। और इसमें एक टेक केयर भी रखना है कि जब भी स्नीज करो तो अपने नोज़ को कवर कर लो, ताकि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं वो कोई और पर्सन इनहेल ना कर ले। नेक्स्ट, ये जो एक्टिविटी 6.4 है इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वही क्या करना है, चेस्ट को मेज़र वगैरह करना है, और उसमें बस आपको देखना है कि कौन सी क्लासमेट का मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, और एक्टिविटी 6.5 में बेसिकली क्या बताया हुआ है कि कैसे हम मॉडल बना सकते हैं एक, जिसमें हम शो कर सकते हैं ब्रीदिंग को, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इस मॉडल में किया क्या हुआ है, क्या ले लेनी है हमने, एक प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है, उसका जो बॉटम पार्ट है उसको कट कर लेना है, उसके ऊपर वाली साइड से हमने एक इस तरह की प्लास्टिक की ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। फिर जब नीचे वाली साइड से हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 बैलून्स लगा देने हैं। जब बैलून्स हम लगा देंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है इस बॉटल का उसको पूरा एयर टाइट कर देना है, और नीचे रबर शीट या एक प्लास्टिक की शीट लगा दे रही है। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका बॉटम रिमूव कर देना है, उसके बाद एक वाई शेप्ड ग्लास प्लास्टिक लेनी है, ऊपर जो होल, नीचे हमने जो होल किया हुआ मतलब जो ऊपर होल है लिड का, ढक्कन का, वहाँ से हमने इसको पास करना है टू द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब, उसमें 2 बैलून्स लगा देने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल, जैसे फिगर मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे उसमें दिखाया वैसे ही कर देना है। उसके बाद उस बॉटल की कैप लगा के उसको पूरा एयर टाइट सील कर देना है। फिर जो बेस ओपन है वहाँ पे हमने एक थिन रबर या फिर प्लास्टिक शीट लगा लेनी है, किसका यूज़ करके, लार्ज रबर बैंड का यूज़ करके। तो अब इससे होगा क्या, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग। अब देखो लंग्स के एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रबर शीट को बेस से डाउनवर्ड पुल करेंगे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, इन्होंने क्या किया है,
यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लगी थी, उसको डाउनवर्ड जब पुल किया है तो हम देख रहे हैं कि ये जो बैलून है वो कैसे फिल अप हो जा रहे हैं, उनमें एयर फिल हो जा रही है। और जैसे ही हम इसे दोबारा अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ये जो बैलून्स हैं वो कैसे उनमें से एयर बाहर निकल जा रही है। नाउ पुल द रबर शीट, वही उन्होंने कहा है, उस शीट को पुल करना है, डाउनवर्ड पुल करना है, फिर देखना है बैलून को क्या हो रहा है, एयर उसमें फिल हो जा रही है। जब हम उसको रबर बैंड को मीन्स जो रबर या प्लास्टिक शीट को अप करेंगे तो फिर उसकी एयर जो है वो बाहर निकल जा रही है। तो इससे हमें क्या देख रहे हैं हम कि ये क्या शो कर रहे हैं, लंग्स को शो कर रहे हैं। हमारी लंग्स में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी लंग्स में एयर फिल हो जाती है। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं मीन्स हम जब एक्सहेलेशन करते हैं ब्रीदिंग में, तो जो एयर है हमारी लंग्स में से वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह खाली हो जाती हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को शो करता हुआ। व्हाट डू वी ब्रीद आउट मीन्स जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब हम ब्रीद आउट करते टाइम कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले कल जब जो मैंने आपको ये मॉडल बताया था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का शो करता हुआ, उसमें एक दो पॉइंट रह गए हैं तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा क्या था कि जो इस मॉडल में बैलून है और जो यहाँ पे रबर शीट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बैलून्स तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायफ्राग्राम, जो डायफ्राग्राम था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब यहाँ हम रबर शीट को डाउनवर्ड पुल करेंगे तो हमने देखा था कि जब एयर अंदर आती है तो जो डायफ्राग्राम था वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है जैसे यहाँ रबर शीट कर रही है। और उसी टाइम लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और यहाँ पे जो बैलून है वो भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहे हैं। सिमिलरली इससे हमें क्या समझ में आया, जब एयर अंदर आई तो लंग्स हमारे एक्सपैंड हो गए और डायफ्राग्राम डाउनवर्ड मूव किया, जिसके कारण इस जो बॉटल है मीन्स जिसे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी लंग्स है उसमें एयर भर आ जाती है, समा जाती है। और उसी तरफ इसके उल्ट क्या होता है, जब डायफ्राग्राम मीन्स कि जब जो ये रबर शीट है अगर हम इसे ऊपर मूव करेंगे तो सारी की सारी एयर बाहर निकलेगी। जब सारी की सारी एयर बाहर निकलेगी तो होगा क्या कि जो हमारे लंग्स में एयर में प्रेजेंट थी वो भी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। और जो हमारे इस लंग्स में पूरी की पूरी एयर क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी एयर अंदर आती है तो लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं और डायफ्राग्राम डाउनवर्ड मूव करता है। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है कि जब एक्सलेशन होती है तो जो लंग्स है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और डायफ्राग्राम भी अपने पोजीशन पे आ जाता है, मीन्स अपवर्ड मूव कर लेता है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इस टॉपिक से पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ऐसी है कि एक हमने लेनी है टेस्ट ट्यूब, उसमें डाल देना है लाइम वाटर। मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक चूने को पानी में मिक्स करेंगे और फिर जो भी चूना है पूरा मिक्स हो जाएगा इस वाटर में, और जो मिक्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो मिक्स हुआ है चूना उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में ले लेंगे। मीन्स कि उसका ऊपर वाला पार्ट जो नहीं मिक्स है उसको हम नहीं लेंगे दूसरे कंटेनर में। तो फिर इससे क्या हुआ, हमारे पास क्या बन गया, एक लाइम वाटर बन गया। तो लाइम वाटर बनाने के बाद एक स्ट्रॉ लेनी है, उसी से इसके अंदर ब्लो करना है। तो जब हम ब्लो करेंगे तो हम देखेंगे कि लाइम वाटर में ना चेंज आएगा। और हमने चैप्टर 5th में पढ़ा था कि जो लाइम वाटर है वो हमें उसको हम कब यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। और उसकी प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है कि जिस भी किसी चीज़ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो जो लाइम वाटर होता है वो कैसा मिल्की बन जाता है, मीन्स दूध की तरह वो चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी इसमें चेंज आएगा जब हम इस टेस्ट ट्यूब में ब्लो करेंगे, मीन्स कि जो अपने हमारे अंदर की एयर है उसको एक्सहेल करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे अंदर मीन्स कि जो हम एयर ब्लो आउट कर रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वही इन्होंने यहाँ सब लिखा हुआ है
एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, होल करके फिक्स इट ऑन अ बॉटल, बॉटल में फिक्स कर देना, उसमें लाइम वाटर डालना है, प्लास्टिक स्ट्रो उसके अंदर इंसर्ट करना है, फिर उसके अंदर थोड़ी फ्यू टाइम्स ब्लो करना है। लाइम वाटर में चेंज आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे ब्रीद में, इसीलिए उसमें चेंज आएगा और वो चेंज होके क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। ओके, यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे कि इन्होंने यहाँ टेबल में दिखाया हुआ है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और 0.04% क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ये कब प्रेजेंट होती है, ये है इनहेलेशन के टाइम और ये है एक्सहेलेशन के टाइम। मीन्स कि मिक्सचर ऑफ गैसेस तो प्रेजेंट होती है जब हम एयर को इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। और इन्होंने पूछा है कि क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, नहीं, अकेला कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, हमने टेबल के थ्रू देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस। मीन्स कि अगर आपने कभी भी करके देखा हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर आप एक्सहेल करेंगे किसी भी मिरर के सरफेस के ऊपर तो आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर ना मॉइस्चर अपीयर हो जाएगा हमें उस सरफेस के ऊपर, जो मिरर का सरफेस है उसके ऊपर। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, जो हमारे अंदर से एयर आ रही है वो कैसी है, हॉट एयर है, और जो मिरर का सरफेस है वो क्या है, कोल्ड है। जब हॉट एयर में जो प्रेजेंट है वाटर के ड्रॉपलेट्स वो किसी कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या होंगे, कंडेंस हो के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी के कारण ही क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं मिरर के ऊपर तो उसके ऊपर मॉइस्चर अपीयर हो जाता है हमें उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बोझो का यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन अ लंग, कि कोई भी पर्सन है वो अपने लंग में कितनी एयर को होल्ड करके रख सकता है। तो इसका आंसर क्या है, अप्रॉक्सीमेट 6 लीटर, मतलब 6 लीटर एयर एक एवरेज पर्सन अपने लंग्स में होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो हमारी बेटर लाइफ के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मीन्स कि जो क्या होती है प्राणायाम, वो हमें अगर रेगुलर करें तो ये क्या कर सकती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे हमारा लंग ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो फिर उन्हीं ऑक्सीजन की मदद से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ होगी। नेक्स्ट क्या है, इस टेबल को हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बेसिकली जो इससे पहले वाला टॉपिक उसमें हमने यही देखा कि कैसे जब हम एयर को जब हम एक्सहेल करते हैं हमें कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और मिक्सचर ऑफ गैसेस भी होते हैं। जो टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स उसको करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनिमल्स वो एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गए, लायन, काउस, गोट, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी। इनके भी पास क्या होती है, लंग्स होती है इनकी चेस्ट कैविटी में, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जो और बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या इनके पास भी लंग्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। तो चलिए हम देखते हैं कि जो बाकी और ऑर्गेनिजम्स हैं इनको छोड़ के, इनके पास तो चलो लंग्स है, तो बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं तो क्या उनके पास भी लंग्स हैं, क्या वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कॉकरोच की। तो जो कॉकरोच होता है उसके पास क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। मीन्स उसकी बॉडी के साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में भी इसी तरह की सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं। थीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। तो इन्हीं ओपनिंग्स को, जो इंसेक्ट्स की बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या थी, विंड पाइप प्रेजेंट थी एयर के एक्सचेंज के लिए, वैसे ही इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया गैस एक्सचेंज करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन रिच एयर क्या करती है, स्पाइरेकल्स की मदद से। मीन्स कि जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, इनकी बॉडी में क्या क्या है, छोटे छोटे छेद हैं। उन्हीं छेद की मदद से, स्पाइरेकल की मदद से जो एयर है वो इन ऑक्सीजन रिच एयर स्पाइरेकल्स की मदद से इनकी बॉडी में आती है। और ये जो हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, तो छोटे छोटे जो छेद हैं उनमें से एयर कहाँ आती है, ट्रैकिया में आती है। अब ट्रैकिया में हमें इस फिगर में दिख रहा है कैसे ट्रैकिया इसके हर एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो जब ऑक्सीजन रिच एयर रश करके स्पाइरेकल्स की मदद से ट्रैकिया ट्यूब में आई, तो उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, फिर वो उसके हर एक बॉडी टिश्यू में जाती है। रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन रिच एयर जाएगी। उसके बाद अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी उसके सेल्स से, ट्रैकिया ट्यूब से होते हुए। ये जो स्पाइरेकल्स है, इसकी बॉडी में जो छेद हैं, उन्हीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर भी निकल जाएगी। थीज एयर ट्यूब और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं। ट्रैकिया होगा या फिर स्पाइरेकल्स हो गया, नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स में इस तरह की जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है और किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कॉकरोच की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। जो क्लास 6 है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें अर्थवॉर्म की ब्रीदिंग के बारे में बताया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर स्किन। अब स्किन से ब्रीथ करते हैं, इसी के कारण उनकी जो स्किन होती है ना, मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है जब उन्हें टच करके देखा जाता है तब। अब स्किन से वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो फिर गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, फिर गैसेस भी उनकी स्किन से ईजिली पास हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि जो फ्रॉग्स है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रॉग्स हैं उनके भी क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी में। वही उन्होंने कहा है कि फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह इनके भी लंग्स होते हैं, फिर भी ये ब्रीद किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, इसके लंग्स होते हुए भी ये अपनी स्किन से ब्रीद कर रहे हैं। ओके, विच इज़ इसी कारण ये भी मॉइस्ट और स्लिपरी से हमें देखने में भी लगते हैं और टच करने पे भी लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के दो जो हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए हैं कि व्हाट डू वी ब्रीद आउट और ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स क्या होता है। यहाँ पे बूजो का एक क्वेश्चन है, बूजो हैज़ बीन सीन इन टेलीविज़न प्रोग्राम दैट जो वेल्स होती हैं और डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर के सरफेस पर आती रहती है, मतलब वाटर के सरफेस पे। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड। अब जब आपने कभी ध्यान से डॉल्फिन या वेल को देखा होगा ना, तो वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी से ही जब वाटर के बाहर आती हैं तो ऐसे वाटर रिलीज भी करती हैं जब वो ऊपर आती हैं। तो ये लोग जो मीन्स जो वेल्स हैं और ये डॉल्फिन है, ऐसा करते क्यों हैं। चलिए, जो वेल्स हैं और जो डॉल्फिन्स हैं इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है जो लंग्स हैं वो डायरेक्टली वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर आते हैं और उनके अंदर जो होल होता है उसमें से अब उन्होंने अगर इनहेल करना है, इनहेल करने से पहले
उन्हें अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल भी तो करना होगा। तो जब वो एक्सहेल करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है, एक्सहेलेशन के टाइम ही वही वाटर उसी के साथ मिल के हमें ऐसे लगता है कि वो फाउंटेन ऑफ वाटर ही रिलीज़ कर रही हैं। बट इन रियल वो क्या रिलीज़ कर रही होती है, उनकी बॉडी के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो उसको एक्सहेल कर रही होती है। एक्सहेल करने के बाद फिर अब उन्होंने वाटर की सरफेस पर आई हैं, एक्सहेल कर लेती हैं ताकि उनकी जो यहाँ होल है वहाँ से पूरा वाटर साफ़ हो जाए और फिर वो प्योर एयर में से वो क्या ऑक्सीजन को इनहेल कर ले। ठीक है, तो इसी कारण उनकी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होता है, इसी कारण वो वाटर की सरफेस के ऊपर आती रहती हैं ताकि वो एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर के अंदर ब्रीद या सर्वाइव कर सकते हैं? ना, कभी भी नहीं। क्योंकि जो वाटर के अंदर ब्रीद और सर्वाइव करने के लिए, अभी हमने खुद देखा कि वाटर के अंदर डॉल्फिन और व्हेल हैं, फिर भी वो वाटर के अंदर ब्रीद नहीं कर पा रही, उन्हें बाहर ही आना पड़ रहा है वाटर की सरफेस पे ब्रीद करने के लिए। तो हम तो ह्यूमंस हैं, तो हम वाटर के अंदर ना तो ब्रीद कर सकते और ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, विच लिव इन वाटर, जो वाटर के अंदर रहते हैं और सर्वाइव भी करते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह हो गई। ये सब क्या है, वाटर के अंदर ही तो रहते हैं और सर्वाइव भी करते हैं, पर ये ब्रीद कैसे करते हैं? जब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फ़िश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और यही गिल ही उनको हेल्प करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए ब्रीदिंग में। जैसे ये जो हमें दिख रहा है, ये क्या है, एक गिल ही है इस फिश का। ये जो गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्केल, ये जो गिल होते हैं ये स्किन पे ही बने रहते हैं, इनकी फिश वगैरह की स्किन पे ही बने रहते हैं। पर ये गिल इनकी हेल्प कैसे करते हैं? हाउ गिल हेल्प्स इन ब्रीदिंग? जो गिल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना, यही ब्लड वेसल्स इन गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। मीन्स इन्हीं गिल्स में जो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, यही कारण है जिसके कारण ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से। तो ये तो हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण वो ब्रीदिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है कि जो प्लांट है क्या वो भी रेस्पायर करते हैं लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट हैं वो भी रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये आपने क्लास 6 में स्टडी कर लिया है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं हमारे ब्रीदिंग के लिए। बट वो कब होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। पर वैसे जो प्लांट है वो भी रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन। अब इनमें भी जो ऑक्सीजन किस लिए यूज़ हो रही है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करने के लिए, जैसे हमने बाकी ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में क्या होता है कि हर पार्ट ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है उसमें हमने पढ़ा है क्लास 7 की ही, कैसे जो प्लांट
की लीव्स में टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। वो यूज़ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो यूज़ होता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब। पहेली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen। अब ये हमें जो प्लांट का पार्ट सॉइल के ऊपर है वो तो सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसमें से ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगी। पर पहले यहाँ पे ये जानना चाहती है कि क्या जो रूट्स अंडरग्राउंड है, मेन सॉइल के नीचे है, वो भी ऑक्सीजन ले लेती है। अगर लेती है तो कैसे लेती है। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। बाकी लिविंग सेल्स की तरह रूट सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कैसे लेगी, जब वो ऑक्सीजन को इनटेक करेगी। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो रूट होती है वो कैसे ऑक्सीजन लेती है। अभी यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है, ये क्या दिखाए हुए हैं, ये क्या है, रूट्स हैं, और ये जो है ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है। और जो यहाँ पे येलो येलो सा पोर्शन दिखाया हुआ है वो क्या है, एयर स्पेस है। जो रूट होती है इन्हीं एयर स्पेस से क्या कर लेती है, एयर। अब एयर स्पेस है तो उसमें एयर है, और एयर है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसी एयर स्पेस में से जो रूट्स हैं वो भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। कैन यू गेस व्हाट हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। मीन्स कि अगर किसी पॉट में क्या है, कोई प्लांट रखा हुआ है, तो अगर हम इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे, बहुत सारा वाटर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा। अभी हमने देखा कि जो सॉइल है उसमें क्या है, कुछ कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट है, और उन्हीं एयर स्पेस से ये क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ये इसके रूट्स। पर अगर हम उसको ओवर वाटर्ड कर लें, मतलब कि बहुत सारा पानी डाल दें, तो जिस स्पेस में जो एयर स्पेस है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिर्फ वाटर आ जाएगा। अगर पूरी स्पेस पे वाटर आ जाएगा मीन्स कि फिर रूट में एयर तो कहीं प्रेजेंट रहेगा ही नहीं। तो जो उसके रूट्स हैं वो एयर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। इसी कारण जब भी कभी आपने देखा होगा, अगर हम किसी प्लांट को क्या कर दें, ओवर वाटर्ड कर दें, तो कहा जाता है हमसे कि वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। वो इसी कारण ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके जो रूट में एयर स्पेस के कारण वो ऑक्सीजन ले रहा था, अब वो एयर स्पेस किस में बदल चुकी है, वाटर, पूरे वाटर में बदल चुकी है, और जिसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। इसी कारण जो प्लांट होते हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। In this chapter you learn that respiration is a vital biological process। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। किस लिए, ताकि उन्हें एनर्जी मिल पाए उनके सर्वाइवल के लिए। बेसिकली इस चैप्टर हमने यही पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इसी चैप्टर के साथ ही हम लास्ट में अपना पूरा कंक्लूज़न भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न, कि इस चैप्टर में आखिर बेसिकली हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट, रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। इट रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्यों इसेंशियल है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करती है फूड में से, इसीलिए। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज़ यूज्ड to break down glucose into carbon dioxide and water। energy released in this process। अब आखिर रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं वो किस लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसी ब्रेक डाउन में ही क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट काम कर पाती है। The breakdown of glucose occur in the cell of organism। जब जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का अगर किसी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इफ़ द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का यूज़ करके
फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेक डाउन इन इज़ बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स कि जब हमने पढ़ा था कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पर जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो तो सफिशेंट है, मीन्स वो तो सफिशेंटली अब ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ कर रही होगी, पर उसी टाइम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए हमारी बॉडी भी एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेक हो जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स बेसिकली ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमने किस में देखी थी, किस में होती है, ईस्ट में। तो ईस्ट में ही ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, पर जब भी हमारी बॉडी में ये कब हो जाती है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तब। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। जो ब्रीदिंग है वो क्या है, एक पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, जिसपे ब्रीदिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि जैसे हमने देखा ह्यूमंस में लंग्स यूज़ होता है, पर जो कॉकरोचेस वगैरह थे उनमें उनकी बॉडी के ऊपर क्या था, स्पायरकल्स था और चीज़ें थी, उनकी बॉडी में छेद वगैरह थे, उन्हीं से क्या कर रहे थे, वो रेस्पिरेशन कर रहे थे। जो हमने फिश वगैरह देखी उसमें क्या है, गिल्स यूज़ हो रही हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से वेरी करता है। मीन्स अलग अलग वेरी होता रहता है कि सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही यूज़ नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपैंड। हमने देखा था हमने एक डिस्कस किया, मॉडल भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी लंग क्या हो जा रही है, एक्सपैंड कर जा रही है और उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है जब हमारी लंग्स से एयर बाहर जाती है एक्सहेल करके। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग, कैट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू थोज ऑफ ह्यूमंस। जो यहाँ पे एनिमल्स लिखे हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होता है, लंग्स होता है, और इनका जो प्रोसेस है वो भी ह्यूमंस की तरह सिमिलर ही होता है। इन अर्थवॉर्म में वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं। जो फिश है वो कैसे करते हैं, गिल्स, थ्रू देयर गिल्स। और इंसेक्ट्स कैसे करते हैं, थ्रू द ट्रैकिया। इन प्लांट, और प्लांट में कैसे होता है, द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सोइल। जो रूट है प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट होते हैं उनके वो कैसे एयर लेते हैं, वो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होती है उससे उस एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस। और जो लीव्स होती हैं वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, उनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल इज सिमिलर एज दैट इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट होते हैं उनमें भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन वैसे ही होता है जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर यही था कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं और कैसे ब्रीथ करते हैं, और रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेस्पायर करते हैं तभी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी देता है।
तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप इट इज़ गोना बी क्लियर टू यू। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी आपका डाउट रह गया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।